आधी रात का अंधेरा। राजकोष के भारी लोहे के दरवाजे का ताला टूटा पड़ा है, जैसे किसी जानवर ने उसे जबड़े से तोड़ दिया हो। अंदर दो साए खामोशी से हरकत कर रहे हैं। एक कमजोर अनुभवी परछाई है हीरा की, जिसकी हर चाल में सालों की चालाकी झलकती है। दूसरी परछाई जवान और ताकतवर मोती की है, जिसके कंधों पर सोने से भरी एक भारी संदूक का बोझ है। उसके चेहरे पर पसीना है और सांसें तेज चल रही हैं। वे चांदनी में नहाए महल के गलियारों से ऐसे निकल रहे हैं जैसे भूत हों। कोई शब्द नहीं, सिर्फ इशारे। हीरा आगे बढ़कर रास्ता दिखाता है। उसकी पतली आंखें हर कोने में खतरे को भांप रही हैं। मोती उसके पीछे चलता है। संदूक का वजन उसके कदमों को धीमा कर रहा है। उसकी आंखों में थकान के साथ साथ एक गहरी नाराजगी की झलक है, जो सिर्फ एक पल के लिए चमकती है और फिर अंधेरे में खो जाती है। यह सिर्फ एक चोरी नहीं थी, यह उनकी किस्मत का ताला था जिसे उन्होंने तोड़ा था। पर वे नहीं जानते थे कि इस ताले के खुलने पर सिर्फ सोना नहीं, मौत भी बाहर आई थी। शहर की दीवारों को पीछे छोड़ वे रामपुर के घने जंगल में दाखिल होते हैं। हवा में उमस है और झींगुरों की आवाज कान फाड़ रही है। आखिरकार हीरा एक विशाल पुराने बरगद के पेड़ के पास रुकता है। इसकी जड़ें सांपों की तरह जमीन पर फैली हुई हैं और लटकती हुई शाखाएं एक घना पर्दा बनाती हैं। यह जगह एकदम सही है। हीरा फुसफुसाता है, यहीं इसे जड़ों के बीच में छिपा दो। मोती बिना कुछ कहे संदूक को जमीन पर पटकता है। धम्म की आवाज से कुछ पंछी फड़फड़ाकर उड़ जाते हैं। हीरा उसे घूर कर देखता है। धीरे मूर्ख, आवाज करेगा तो पकड़े जाएंगे। मोती का जबड़ा कस जाता है। वो हीरा की डांट चुपचाप सुन लेता है, पर उसकी आंखें कह रही थीं कि उसका सब्र अब जवाब दे रहा है। दोनों मिलकर जल्दी जल्दी नरम मिट्टी और सूखी पत्तियों से संदूक को ढक देते हैं। उनका खजाना अब जमीन के नीचे था, ठीक उस विशाल बरगद के नीचे जो सदियों से ऐसे न जाने कितने राज अपने सीने में दफन किए खड़ा था। पेड़ एक खामोश गवाह की तरह उन्हें देख रहा था। काम खत्म होते ही भूख और थकान उन पर हावी हो जाती है। पेट में चूहे दौड़ रहे थे। सोना पेट नहीं भर सकता। हीरा अपनी कमर पर हाथ रखकर खड़ा होता है और मोती को देखता है। उसकी आवाज में अब एक बनावटी मिठास है। मोती, खजाना तो मिल गया, पर पेट का क्या करें? हम दोनों यहां से नहीं जा सकते। किसी ने देख लिया तो सब खत्म हो जाएगा। मोती खामोश रहता है। वह जानता है कि हीरा क्या कहने वाला है। हीरा उसकी पीठ पर हाथ रखता है। जा, तू जवान है, तेज भी है। पास के गांव से जल्दी जाकर कुछ खाने को ले आ। मैं यहां खजाने की रखवाली करता हूं। यह कोई सलाह नहीं, एक हुक्म था। मोती को एक बार फिर लगा कि उसे एक नौकर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। उसने हां में सिर हिलाया, पर उसकी आंखों में शक की एक परछाई तैर गई। जैसे ही मोती धूल भरे रास्ते पर गांव की ओर मुड़ा, हीरा उसे जाते हुए देखता रहा। जब मोती का शरीर पेड़ों के झुरमुट में ओझल हो गया, हीरा के पतले होठों पर एक धीमी, जालिम और वहशियाना मुस्कान फैल गई। जंगल की खामोशी में यह मुस्कान किसी भी जानवर की दहाड़ से ज्यादा खौफनाक थी। मोती के जाते ही हीरा का असली चेहरा सामने आ जाता है। वह उस जगह को घूरता है जहां संदूक दफन है। उसके दिमाग में आवाजें गूंज रही हैं। आधा हिस्सा इस लड़के को, जिसने सिर्फ बोझ उठाया है? नहीं, यह सारा सोना, एक एक सिक्का सिर्फ मेरा है। मैंने इसके लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी है। यह लड़का तो कल का छोकरा है। उसका लालच अब उसकी आत्मा पर पूरी तरह कब्ज हो चुका था। उसकी नजर पास में सूखी नदी के बेड पर पड़ती है, जहां चिकने गोल पत्थर पड़े हैं। वह नीचे झुकता है और एक बड़ा भारी पत्थर उठाता है। पत्थर उसके हाथ में बिल्कुल ठीक बैठता है, जैसे उसके गंदे इरादों को पूरा करने के लिए ही बना हो। वह उसे हवा में तोलता है। उसकी आधी बंद आंखों में एक शैतानी चमक है। उसके दिमाग में मोती का चेहरा घूमता है और फिर उस पत्थर के एक ही वार से उस चेहरे के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वह फैसला कर चुका था, साझेदारी खत्म। अब सिर्फ शिकार और शिकारी का खेल बाकी था। जंगल के रास्ते पर चलते हुए मोती के दिमाग में भी विचारों का तूफान उठा हुआ था। हीरा का हुक्म, उसका घमंड
और वो आखिरी मुस्कान, सब उसके मन में कांटे की तरह चुभ रहे थे। बुढ़ा खूसट, सारा काम मैं करूं, खतरा मैं उठाऊं, और वो पेड़ के नीचे आराम से बैठकर आधा हिस्सा ले जाएगा? कभी नहीं। मैंने उस भारी संदूक को अपनी पीठ पर ढोया है। मेरे पसीने की हर बूंद का हिसाब सोने से होगा। उसके अंदर का गुस्सा और अपमान अब एक ठंडे, खतरनाक इरादे में बदल रहा था। उसका सीधा सादा चेहरा अब कठोर हो गया था और उसकी भोली दिखने वाली आंखों में एक कातिलाना चमक आ गई थी। वो अब हीरा का शागिर्द नहीं था, वो एक दावेदार था जो अपना पूरा हक छीनने के लिए तैयार था। उसने सोच लिया था, जब वो वापस लौटेगा तो सिर्फ खाना लेकर नहीं लौटेगा, वह हीरा की मौत का सामान भी साथ लाएगा। रास्ते के कांटे अब उसे नहीं चुभ रहे थे, क्योंकि उसके दिमाग में इससे कहीं ज्यादा जहरीले कांटे उग आए थे। मोती गांव के बाजार में पहुंचता है। चारों तरफ शोर है, लोग चिल्ला रहे हैं, जानवर रंभा रहे हैं और मसालों की तेज गंध हवा में फैली है। यह गहमागहमी जंगल की खौफनाक खामोशी से बिल्कुल अलग है। एक पल के लिए मोती हिचकिचाता है, पर फिर खुद को संभालता है। उसे सामान्य दिखना है, कोई उस पर शक न करे। वो एक हलवाई की दुकान पर जाता है और गर्मा गर्म पूड़ियां और सब्जी खरीदता है। उसकी खुशबू से उसकी भूख और भी भड़क उठती है, पर वह जानता है कि यह खाना उसके लिए नहीं है, यह खाना एक हथियार है। खाना खरीदते हुए उसकी नजरें बाजार में घूम रही थीं, एक खास दुकान की तलाश में। और फिर उसे वो दुकान दिख जाती है, एक छोटी अंधेरी सी दुकान जिसके बाहर जड़ी बूटियों और दवाइयों की मटकियां रखी हैं। वो हकीम की दुकान थी। मोती ने लंबी सांस ली। उसका अगला कदम उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। उसने खाने का दोना कसकर पकड़ा और हकीम की दुकान की तरफ बढ़ गया। मोती हकीम की दुकान के अंधेरे में दाखिल होता है। अंदर अजीब सी जड़ी बूटियों की गंध है। एक बूढ़ा हकीम चिलम पी रहा है, उसकी आंखें धुएं के पीछे आधी बंद हैं। मोती अदब से झुकता है और कहता है, हकीम जी, मेरे खेत में चूहों ने बहुत आतंक मचा रखा है, पूरी फसल बर्बाद कर दी। मुझे उनके लिए सबसे तेज और असरदार जहर चाहिए। हकीम उसे ऊपर से नीचे तक देखता है। मोती का चेहरा पसीने से भीग रहा है, पर वह अपनी घबराहट को छिपाने की पूरी कोशिश करता है। हकीम कुछ देर सोचता है, फिर उठता है और एक लकड़ी की अलमारी से एक छोटी सी शीशी निकालता है। शीशी में एक गाढ़ा काला तरल पदार्थ है। यह कालकूट विष है। हकीम की आवाज में चेतावनी थी। इसकी एक बूंद हाथी को भी मार सकती है, बहुत संभाल कर इस्तेमाल करना। मोती के हाथ कांपने लगते हैं जब वह कुछ सिक्के देकर शीशी लेता है। शीशी उसके हाथ में ठंडी और भारी महसूस होती है, जैसे वह जहर नहीं बल्कि हीरा की मौत को अपने हाथ में पकड़े हुए हो। उसने अपनी आखिरी इंसानियत भी इसी दुकान पर बेच दी थी। उसी वक्त जंगल में हीरा का सब्र टूट रहा है। सूरज सिर पर आ गया है और गर्मी बढ़ रही है। इतनी देर क्यों लगा रहा है यह लड़का? वह बड़बड़ाता है। उसे डर है कि कहीं मोती सोना लेकर भाग तो नहीं गया, या फिर किसी ने उसे पकड़ तो नहीं लिया। हर आहट पर उसके कान खड़े हो जाते हैं। उसने अपनी घात लगाने की जगह चुन ली है, बरगद का एक मोटा तना जो रास्ते को पूरी तरह से छिपा देता है। वह पत्थर को हाथ में लेकर बार बार अभ्यास करता है, हवा में पूरी ताकत से घुमाता है। उसका चेहरा पसीने और गंदगी से सना है और उसकी आंखों में एक जंगली जानवर जैसी बेचैनी है। अचानक पास की झाड़ियों से एक नेवला तेजी से निकलता है और उसके पैरों के पास से गुजर जाता है। हीरा चौंक कर उछल पड़ता है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। इस छोटी सी घटना से उसका इरादा और भी पक्का हो जाता है। उसे यह काम जल्दी और सफाई से खत्म करना होगा। जंगल में अब कोई भरोसा नहीं बचा था, न जानवर पर न इंसान पर। गांव से कुछ दूर एक सुनसान जगह पर मोती रुकता है। उसके हाथ कांप रहे हैं, पर उसका इरादा फौलाद की तरह मजबूत है। वह चारों ओर देखता है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। फिर वह सावधानी से कालकूट विष की शीशी खोलता है। एक सड़ी हुई तीखी गंध हवा में फैलती है। वह शीशी को झुकाता है और काले गाढ़े जहर की कुछ बूंदें पूड़ियों पर और सब्जी में मिला देता है। जहर खाने में मिलकर गायब हो जाता है, जैसे कभी था ही नहीं। लेकिन अब यह खाना नहीं, मौत का निवाला था।
जैसे ही वह आखिरी बूंद मिलाता है, उसे अपने पीछे घोड़े की टाप सुनाई देती है। एक गांव का संतरी उसे शक की नजर से घूर रहा था। मोती का दिल गले में आ जाता है। वह जल्दी से शीशी को कमर में खोंसता है, खाने का दोना उठाता है और सामान्य दिखने की कोशिश करते हुए तेजी से जंगल की ओर बढ़ जाता है। संतरी की नजरें उसकी पीठ पर चुभ रही थीं। अब उसे जल्दी करनी होगी। उसका और हीरा का हिसाब अब बस कुछ ही पलों की दूरी पर था। मोती जंगल में वापस पहुंचता है। वह जानबूझकर खुश और बेफिक्र दिखने की कोशिश करता है। वह ऊंची आवाज में पुकारता है, आ गया मैं हीरा काका, गर्मा गर्म खाना लाया हूं। पेड़ के पीछे छिपे हीरा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान तैर जाती है। वह अपनी आवाज को दोस्ताना बनाकर जवाब देता है, आ गया बेटा, बड़ी भूख लगी थी, खाना वहीं रख दे, पेड़ के पास। मोती आगे बढ़ता है और जैसे ही वह खाने का दोना जमीन पर रखने के लिए झुकता है, हीरा अपनी पूरी ताकत से छलांग लगाता है। एक जंगली जानवर की तरह वह मोती पर टूट पड़ता है। इससे पहले कि मोती कुछ समझ पाता या अपना सिर उठा पाता, भारी पत्थर उसके सिर पर पूरी ताकत से आकर लगता है। एक खौफनाक दबी हुई आवाज होती है और मोती बिना एक आह भरे जमीन पर ढेर हो जाता है। उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। उनमें हैरानी और धोखा खाने का भाव जम गया है। जंगल की खामोशी एक पल के लिए टूटती है और फिर पहले से भी ज्यादा गहरी हो जाती है। मोती का बेजान शरीर जमीन पर पड़ा है। हीरा उसके ऊपर खड़ा हाँफ रहा है। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही है। उसकी आंखों में जीत की वहशियाना चमक है। उसने कर दिखाया। उसने अपने रास्ते के आखिरी कांटे को निकाल फेंका। वह अपने हाथ में लगे खून को अपनी धोती से पोंछता है और फिर मोती के शरीर को घृणा से देखता है। मूर्ख, वह फुसफुसाता है, सोचता था मुझे धोखा देगा। यह सारा सोना अब सिर्फ मेरा है। वह जोर से हंसता है। उसकी हंसी पेड़ों से टकराकर वापस आती है, जैसे जंगल भी उसकी इस जीत का मजाक उड़ा रहा हो। उसकी नजरें फिर खाने के दोने पर पड़ती हैं। दिन भर की थकान, तनाव और अब इस कत्ल के बाद उसे भयानक भूख लगी थी। विजय का जश्न मनाने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता था। वह जमीन पर बैठता है, लालच से खाने का दोना खोलता है और बड़े बड़े निवाले खाने लगता है। वह पूड़ियों को ऐसे खा रहा था जैसे सालों से भूखा हो। यह उसकी जीत का इनाम था। हीरा ने पूरा खाना चट कर दिया। आखिरी निवाला मुंह में डालते ही उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। पेट भर गया था, दुश्मन खत्म हो गया था और सोने से भरा संदूक अब बस उसका था। वह संदूक वाली जगह को देखकर मुस्कुराया, लेकिन उसकी यह मुस्कान ज्यादा देर तक नहीं टिकी। अचानक उसके पेट में एक तेज ऐंठन वाली लहर उठी, फिर एक और। उसे लगा जैसे अंदर किसी ने जलती हुई आग डाल दी हो। उसका सिर चकराने लगा और आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसने खाने को देखा और फिर मोती की लाश को, और तब एक भयानक सच्चाई बिजली की तरह उसके दिमाग में कौंधी। मोती का प्लान, जहर। खौफ से उसकी आंखें फैल गईं। वह समझ गया। वह घुटनों के बल गिर गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया, पर कोई आवाज नहीं निकली। वह अपने पेट को पकड़कर जमीन पर लौटने लगा। अपनी आखिरी बची हुई ताकत से वह उस जगह की तरफ घिसटने लगा जहां संदूक दफन था। उसे छूना चाहता था उसका सोना। वह बस कुछ इंच दूर था जब उसके शरीर ने जवाब दे दिया और उसकी उंगलियां मिट्टी को खरोंचती हुई शांत हो गईं। जंगल में फिर से खामोशी छा जाती है। सूरज ढल रहा है और आसमान में नारंगी और बैंगनी रंग घुल रहे हैं। विशाल बरगद के पेड़ के नीचे दो लाशें पड़ी हैं, एक जवान, एक बूढ़ा। एक धोखे से मारा गया, दूसरा अपने ही लालच का जहर पीकर। दोनों के चेहरों पर मौत के दर्द के साथ साथ जीत की एक भयानक अधूरी मुस्कान जमी हुई है। उनके बीच मिट्टी के नीचे सोने से भरी संदूक दफन है, जिसका अब कोई वारिस नहीं। उसे पाने की चाह में दो जिंदगियां खत्म हो गईं, पर खजाना वहीं का वहीं रहा। पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर एक गिद्ध आकर बैठता है। अपनी तेज आंखों से नीचे के इस अजीब मंजर को देखता है। वह इस खामोश त्रासदी का अकेला गवाह है। हवा चलती है, सूखी पत्तियां लाशों पर गिरती हैं, जैसे प्रकृति अपनी सबसे बड़ी सीख को इन दो मूर्खों पर ढक रही हो।
कि लालच का अंत हमेशा तबाही होता है। खजाना इंतजार करता रहेगा किसी अगले लालची की तलाश में। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद आती हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।